Welcome to Yes Sampat Educator. Jai Hind, one and all who are present over here. Akansha, Jai Hind. Anuradha, good morning. Jai Hind. Vivek ji, Jai Hind. So let us start this particular session. So आज का जो डेट है वो है 17 सितंबर 2022. यहाँ पर आज की लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द होल हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स पर्टिकुलर एनालिसिस ओवर हियर. ओके, सो क्या भारत में मैरिटल रेप जो है क्या वो लीगल है या नहीं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. और क्या है ये मैरिटल रेप, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो आज की डेट है वो है 17 सितंबर 2022. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस शो द मैप ओवर हियर. तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि नूर सुल्तान कहाँ पर है, कौन से कंट्री के अंदर है. तो यहाँ पर आप फोटो के अंदर देख सकते हैं मैप के अंदर कि दैट इज इन दी कजाकिस्तान. ओके, यहाँ पर है चाइना, दैट इज किर्गिस्तान, दैट इज उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर है कजाकिस्तान. कजाकिस्तान के अंदर ये जो है अलमाटी, दैट इज ए इंपॉर्टेंट वन इन दी कजाकिस्तान. एंड आफ्टर दैट नूर सुल्तान, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पर ऑल थोड़ा मैं मैप करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा दैट इज आवर इंडिया. ठीक है, और यहाँ पर है नूर सुल्तान, यहाँ पर है कजाकिस्तान. ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए. यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैप के हिसाब से ही समझनी होती है. सो लेट अस शो अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ दैट इज इन द हिंदू. तो पहला जो दोस्तों आर्टिकल निकल कर आता है वो कौन से पेज के ऊपर है देख लेते हैं. फर्स्ट पेज के ऊपर ही है. एट एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन मीट मोदी शरीफ एंड स्पैर ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस. यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उस एससीओ की जो मीटिंग है उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसको यहाँ पर फ्राइडे के अंदर लिया गया, मीटिंग को अटेंड किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा. यहाँ पर कहा गया है कि बेटर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग एक पॉसिबल जो भी मेंबर्स है उसको एक ग्रांट अलाउ करें और जो कि हम लोग फुल ट्रांजिट राइट्स अलाउ करें ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से. ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये चीज़ फ्राइडे को कही. एंड रिफरिंग टू रिफ्यूजल बाय पाकिस्तान टू गिव इंडिया ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस बाय द लैंड टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. तो यहाँ पर पाकिस्तान ने पाकिस्तान से ऐसी डिमांड की गई है भारत के थ्रू कि आप हमें जो है ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस जो है ये हमें प्रोवाइड कर दीजिए. तो यहाँ पर क्या है कि ग्लोबली हम लोग अच्छी तरीके से व्यापार कर सकते हैं और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो सकती है. ठीक है, पर यहाँ पर पाकिस्तान पहले जैसे ही नेगेटिव मामले में दिख रहा है, उन्होंने ये चीज़ मना कर दिया. सो मिस्टर मोदी वॉज स्पीकिंग एट द समिट एट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट हियर. सो इन दिस पर्टिकुलर स्पीच you have to remember that was otherwise free from references to India's regional issues on the terrorism with Pakistan and territorial sovereignty with China. Mr. Modi called for greater cooperation in the Eurasian region and pointed to the unprecedented energy and food crisis arising from the twin issues of the COVID-19 pandemic and the Ukraine conflict. ठीक है, तो जो यहाँ पर यूक्रेन के साथ जो रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके दौरान अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने कोविड-19 का भी सिनेरियो देखा जहाँ पर ऐसा मोदी साहब का कहना है कि फूड क्राइसिस हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर आ सकते हैं. ठीक है, तो उसको यहाँ पर हमें टैकल करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस प्रोवाइड कर देना चाहिए. ठीक है, तो इस न्यूज़ के अंदर ये चीज़ कही गई. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एससीओ जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर डेवलपिंग रिलायबल रेजिस्टेंस एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन. ठीक है, सप्लाई चेन के अंदर एससीओ जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर जो भी कनेक्टिविटी की नेसेसरी होगी, पर यहाँ पर कहा गया है कि जो आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजिट राइट्स चाहिए, ठीक है, वो एससीओ प्लेनरी सेशन के थ्रू ही मिल सकते हैं. पर यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है जिंग जिनपिंग. ओके, सिंस 2020 LAC स्टैंड ऑफ एंड पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि पाकिस्तान ने इसका अपोज किया है. ये जो ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस देने का यहाँ पर अपोज किया गया है. ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू नो अबाउट दैट कि एससीओ एक्चुअली है तो है क्या. ठीक है, सो व्हाट इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ. तो यहाँ ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. आई वांट टू टेल यू दैट. और ये जो है ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए ये काम करता है. ठीक है, इसको 2001 के अंदर क्रिएट किया गया था और 2002 के अंदर इसको एससीओ चार्टर जो है वो साइन किया गया था. और यहाँ पर जो पब्लिकली यानी कि इनटू द फोर्स जो आया था वो 2003 के अंदर आया था. 2001 के अंदर यहाँ पर
पर उसको क्रिएट किया गया। आफ्टर दैट 2022 के अंदर साइन किया गया और 2003 के अंदर उसको एंटर किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो दैट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवर हियर। ओके, आगे बात करते हैं कि 2001 तक, ठीक है, 2001 तक यहाँ पर जो भी मेंबर्स थे जिन्होंने एससीओ क्रिएट किया या क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001, तो उनका नाम है कजाकिस्तान, ठीक है, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। ठीक है, तो देर आर दी 5 कंट्रीज ओवर हियर, संघाई 5, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओवर हियर। ठीक है, तो संघाई 5 जो है ये 5 मेंबर जो है उन्होंने एससीओ को 2001 के अंदर क्रिएट किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। संघाई 5 जो है 1996 के अंदर उसको इमर्ज किया गया था एक पर्टिकुलर सीरीज के तौर पर, जिसको कहा जाता है बॉर्डर डिमार्केशन, ओके, एंड डीमिलिटराइजेशन। सो ये जो डीमिलिटराइजेशन टॉक हुई थी, इनके अंदर 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो है चाइना के साथ स्टेबिलिटी बॉर्डर यहाँ पर इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दैट इज फॉलोइंग द एसोसिएशन ऑफ उज्बेकिस्तान टू ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, संघाई 5 वाज रीनेम्ड एज एससीओ। तो पहले नाम क्या था, संघाई 5, ठीक है, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया एससीओ के अंदर। क्लियर। इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 के अंदर मेंबर बने। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 17 सितंबर 2021 के अंदर इसको अनाउंस किया गया और इट वाज अनाउंस्ड दैट ईरान वुड बिकम अ फुल मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एससीओ। तो 17 सितंबर 2021 के अंदर इसको अनाउंस किया गया कि ईरान जो है फुल मेंबर बनेगा एससीओ का शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है तो है क्या। सो इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप करना, नेबर लाइनिनेस बिल्डअप करना मेंबर स्टेट्स के बीच में, एक इफेक्टिव कोऑपरेशन जो है पॉलिटिक्स के अंदर है, ट्रेड के अंदर है, इकोनॉमी के अंदर है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, या तो कल्चर के अंदर है। ठीक है, उसके प्रमोशन के बारे में बात करना, प्रोमोटिंग द इफेक्टिव कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन को प्रमोट करने की यहाँ पर इस तरीके की फील्ड में बात की गई। साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन में क्या काम कर सकते हैं, एनर्जी को एनहांस करने के लिए, एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारे सेक्टर को एनहांस करने के लिए यहाँ पर एससीओ काम करता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी कि एक इंटरकनेक्शन है उसके बीच में, यहाँ पर पीस बिठाना, सिक्योरिटी मेंटेन करना और स्टेबिलिटी को इस रीजन के अंदर मेंटेन करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाही जो है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी है जो, उसको एस्टेब्लिश करना, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बॉर्डर को यहाँ पर साझा करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, एससीओ के हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और मेंबरशिप की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन मेंबर है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, ये सारे के सारे मेंबर है। तो पहले 5 थे, पर 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन हो गए, इसकी वजह से वो भी मेंबर हो गए। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने मेंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, क्योंकि ईरान भी बाद में जो मेंबर हो गया, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ पर आप लोगों ने एक डॉग का फोटो देखा है, उसके रिगार्डिंग दोस्तों आर्टिकल आया है। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी इस चीज़ को डिक्लेयर किया था, इस चीज़ को डिस्कस किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो भी न्यूज़ में है। ठीक है, यस। हाई कोर्ट आस्क केरला टू केयर फॉर डॉग बाइट विक्टिम्स। ठीक है, तो केरला हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई रैबिट स्ट्रे डॉग्स एंड रिमूव देम टू प्लेस ऑफ आइसोलेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी कंसर्न्ड इफ नीड बी बाय ट्रांसक्विलिजिंग देम अंडर वेटरनरी सुपरविजन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर एक जो वायरस होता है, जो इन्फेक्शन होता है, कुत्ते से काटने के लिए होता है, डॉग के काटने के लिए होता है, तो उसको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है कि आप लोगों को हार्म ना हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द रैबिस ओवर हियर। ओके, सो केरला के अंदर रेबिस डेथ्स इन केरला डिस्पाइट वैक्सीनेशन राइजेस इन द कंसर्न। ठीक है, स्टेट के अंदर 14 की डेथ हुई, 5 जो है which 5 had taken the shots and expert says several factors while treating dog bites. Okay, तो यहाँ पर irresponsible रिपोर्टिंग जो है डॉग के थ्रू, डॉग बाइट्स की जो है
वो केरला के अंदर बैकफायर की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर केरला एक्टिविस्ट ने ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में वार्न किया गया है। ठीक है, तो रेबीज की वजह से यहाँ पर डेथ होती है केरला के अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा। इट इज कोज बाय दी RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे अंदर होता है DNA, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो DNA की जो श्रृंखला है इस प्रकार की होती है, हाँ या ना। ठीक है, 2 स्ट्रिप होती है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्ट्रिप होती है ये, पर RNA के अंदर सिंगल स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो यहाँ पर जो RNA है वो रेबीज के अंदर मौजूद होते हैं, उसके सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि डॉग है, कैट है और मंकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर उसके ट्रांसमिशन की बात करूँ तो वो कोई भी एनिमल जो है, यही डॉग कैट है या तो मंकी है, वो जब भी बाइट कर लेंगे तो यहाँ पर सलाइवा जो है वायरस, उस सलाइवा के अंदर जो वायरस है आपके खून के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ जो है उसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है कि भाई आपकी जो डेथ होगी ऑकर्स इन 4 days and 2 weeks ड्यू टू दी कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से यहाँ पर डेथ होती है। कई लोगों को यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 days to 2 years और रेयरली इवन मोर। ठीक है, यहाँ पर इनकम्बेशन पीरियड जो है वे वेरी करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। रेबीज से यहाँ पर इंटरनल इफ यू टॉक अबाउट द बाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉग और कैट और मंकी, सो वी कैन से दैट द अकरेंस ऑफ सिम्टम साइंस ऑफ रेबीज। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो ये रेबीज के यहाँ पर लक्षण है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्ट्रीट डॉग है बाइट करे तो आपको क्या करना है, तुरंत आपके जहाँ पर घाव लगा है, जहाँ पर उसने बाइट किया है, तुरंत उसको इमीडिएटली वॉश करना है, अच्छे वाटर से वॉश करना है। बाद में शॉप से उसको एंटीसेप्टिक शॉप से यहाँ पर उसको क्लीन करना है, और बाद में यहाँ पर उसका जो इन्फेक्शन होगा वो काफ़ी तक रिड्यूस हो जाएगा, और बाद में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ओवर हियर। ओके, आगे बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ने डेटा दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है कि इंडिया इज हॉट बेड ऑफ ह्यूमन रेबीज, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ ओवर हियर। 20,000 पीपल के करीब यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल फैटिलिटी जो है वो डिक्लेयर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 30 मिलियन स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, जिसके अंदर 96% ऑफ रेबीज इन द ह्यूमंस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ओवर हियर। तो अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरीके की सारी चीजें हो सकती है। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? आगे बात करते हैं केदारनाथ के बारे में। यहाँ पर आप जो टेंपल देख रहे हैं वो किसका टेंपल है? केदारनाथ जी का टेंपल है। यहाँ पर भगवान शिव का ये टेंपल माना जाता है, और यहाँ पर भगवान शिव की आराधना पूजा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके भारत के अंदर ये काफ़ी हद तक रिलीजियस इसका इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। Yes, you can see over here Kedarnath temple to get a golden makeover, golden painting of sanctorium to be funded by Mumbai Diamond Merchant। तो यहाँ पर मुंबई डायमंड मर्चेंट ने जो यहाँ पर जो केदारनाथ है उस टेम्पल के अंदर जो चांदी के यहाँ पर उसका जो पूरा का पूरा डेकोरेशन किया गया है। ठीक है, तो वो ये कहाँ पर डेकोरेशन किया गया था? सैंक्टम सेक्ट्रम के अंदर यहाँ पर उसको डेकोरेट किया गया था चांदी के वर्क से या तो चांदी की प्लेट से। ठीक है, पर उसको निकाल कर अभी उसकी जगह पर गोल्ड प्लेट लगेगी, तो यहाँ पर फंडिंग कर दिया गया, मुंबई के डायमंड मर्चेंट ने इसका फंडिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन विल फंड फेसलिफ्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल्स sanctorum which will now be gold plated. Currently the sanctum of one of the famous Chardham temples is covered with 230 kg of silver। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वहाँ के जो चेयरमैन है उस टेम्पल के, उनका नाम है अजेंद्र अजय जी। ठीक है, उन्होंने कहा कि द हिंदू दैट द फॉर्म विच हैज़ डन द गोल्ड प्लेटिंग ऑफ सैंक्टम्स ऑफ द काशी विश्वनाथ एंड मैनी टेम्पल्स इन साउथ इंडिया हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ द रिप्लेसिंग द सिल्वर इनसाइड द केदारनाथ टेम्पल सैंक्टम द गोल्ड प्लेटिंग ओवर हियर। ठीक है, तो कितने किलोग्राम का सिल्वर है इधर जिसको रिप्लेस किया जाएगा? 230 kg का यहाँ पर सिल्वर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दिस काइंड ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो एंड रिलीजियस टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द इंडिया ऑल्सो। ठीक है, रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, उसके बारे में बात करते हैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में। तो यहाँ पर जो सैंक्टम
के बारे में बात किया गया, तो ये ही है जिसको हम लोग कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है वो है कलश है, दैट इज अमलका, दैट इज शिखरा, दैट इज मंडपा, एंड यहाँ पर जो है अर्ध मंडपा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर ये पूरा का पूरा चांदी जो है उसको हटाकर 230 kg का जो चांदी है उसको हटाकर सोने का रखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में। तो 1200 साल से भी ज़्यादा ये पुराना टेम्पल है, ये डेडिकेटेड किया गया है तो लॉर्ड शिव को, जहाँ एंड दैट वॉज बिल्ड बाय द आदि शंकराचार्य। ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भारत के अंदर एक माना जाता है। यहाँ पर उसकी हाइट और लोकेशन के बारे में बात करूँ सो 3500 मीटर की उसकी सी लेवल से ज़्यादा उसकी हाइट है, ये चीज़ याद रखिएगा। केदारनाथ टेम्पल जो है पूरा साल यहाँ पर स्नो से ढका रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द डाइटी इज बाउड डाउन टू अ विलेज कॉल्ड हुकीमत एंड द टेम्पल इज क्लोज। ठीक है, तो जब भी विंटर सीजन होती है तो सारे के सारे वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और ये हुकीमत के अंदर रहते हैं। समर के अंदर ये फिर से वेदर इम्प्रूव होने के बाद ये सारे के सारे फिर से जो उसके भक्तगण हैं वो पीछे वापस चले जाते हैं टेम्पल के अंदर, और टेम्पल के अंदर रिचुअल्स करते हैं, पूजा आराधना करते हैं और फन फेयर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। द टेम्पल इज बिल्ड बाय द एक्सट्रीमली लार्ज हेवी एंड इवनली कट ग्रे स्लैब्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोन्स। यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। और टेम्पल जो है उसको गर्भगृह होता है और उसकी पूजा की जाती है। मंडप जो है दोस्तों, यहाँ पर मंडप जो है वो पिलग्रिम की असेंबलीज के साथ और पिलग्रिम जो है विजिटर्स जो है उसके लिए मंडप बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉनिकल रॉक फॉर्मेशन जो है जो टेम्पल के अंदर ही है, जहाँ पर लॉर्ड शिवा की और सदाशिव जो उसका फॉर्म है सदाशिव, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट टेम्पल बिल्ट इन 8th century AD बाय द आदि शंकराचार्य स्टैंड्स एडजेसेंट टू द साइट ऑफ एन अर्लियर टेम्पल बिल्ट बाय पांडवास। ये चीज़ याद रखिएगा। द इनर वॉल्स ऑफ द असेंबली होल डेकोरेटेड विद द फिगर ऑफ वेरियस डाइटीज एंड सीन्स रिगार्डिंग द माइथोलॉजिकल। तो यहाँ पर टेम्पल के अंदर माइथोलॉजिकल आर्किटेक्चर भी इंक्लूड किया गया है, उसकी आप लोगों को तस्वीरें देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आउटसाइड जो एक यहाँ पर नंदी है, ठीक है, बुल स्टैंड्स एज ए गार्ड। क्लियर? सो आउटसाइड द टेम्पल द डोर लार्ज स्टेच्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंदी, बुल स्टैंड्स एज ए गार्ड एंड केदारनाथ टेम्पल इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर के किनारे है? मंदाकिनी रिवर के किनारे है एंड द माइथिकल सरस्वती रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को केदारनाथ क्या है, उसको कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, किसने बिल्डअप किया, ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। लेट अस मूव ऑन द एडिटोरियल सेक्शंस। सैटरडे के न्यूज़ में इतना ज़्यादा कुछ होता है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भाई धीरे धीरे यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है कम होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहले की जो महिलाएं थी, ठीक है, उसके बारे में अभी की जो महिलाएं हैं उसमें भी यहाँ पर काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल सकती है फर्टिलिटी रेट के अंदर। ठीक है, सो दो द ग्लोबल पॉपुलेशन इन द टर्म्स ऑफ द नंबर्स हैज़ बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग, some reports suggest that it could grow to around 8.5 billion in 2030. There is an interesting aspect to this. Average global fertility has been constantly declining over the past 70 years. करीब करीब 70 years से ये जो रेट है, फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हैज़ डिक्लाइन बाय 50% फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन पर वुमन इन 1951 टू 2.4 चिल्ड्रन इन 2020। ठीक है, तो 1951 से लेकर 2020 तक अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर जो एवरेज चिल्ड्रन पर वुमन आते हैं वो कितने आते हैं? 2.4 ही आते हैं। ठीक है, जो काफ़ी हद तक कम है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि पहले तो 5 के आसपास आते थे, 5-6 के आसपास आते थे, अभी यहाँ पर चिल्ड्रन पर वुमन कितने? 2.4 ही आते हैं। तो ये चीज़ समझनी है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड द प्रोजेक्शंस एंड प्रिपेयर्ड बाय द पॉपुलेशन डिवीजन बाय ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रिटेन टुक 130 ईयर्स, उसको 130 साल लगेंगे अपना फर्टिलिटी रेट जो है करीब करीब 5 पर वुमन, ठीक है, 5 पर वुमन करने के अंदर, 5 पर वुमन इन 1800,
जब भी 1800 का चल रहा था तभी 1800 था, उसके बाद 2 पर वुमेन आया, 1930 तक 2 पर वुमेन हो गया ब्रिटिश के अंदर, ठीक, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। वेर साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं, साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 20 साल जो है, टू 20 ईयर्स, उसको 20 साल लगे 1965 से लेकर 1985 तक, ठीक है, कि वो अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से अभी फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी हद तक कम गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी कही गई है कि डीलिंग विद फर्टिलिटी डिक्लाइन, द फॉल इन फर्टिलिटी अराउंड द ग्लोब हैज बीन रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोसेस एंड हैज नीड साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल पॉलिसीज ऑफ फॉर मिटिगेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इवन दो देर इज लूमिंग एंड पेसिम्स अबाउट अ लोअर फर्टिलिटी रेट, देर आर वे टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड डिमिनिश इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, नाउ दिस आर्टिकल इज गाइज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सुप्रीम कोर्ट 6 सेंटर्स रिप्लाई ऑन इश्यू ऑफ मैरिटल रेप। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 6 सेंटर्स रिप्लाई ऑन इश्यू ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर को अपील किया है, सेंटर को रिप्लाई किया है कि आप मैरिटल रेप के रिगार्डिंग कुछ रिप्लाई कीजिए, ठीक है। सो इट 6 गवर्नमेंट स्टैंड ऑन क्रिमिनलाइजेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर भारत के अंदर जो रेप है, भारत के अंदर जो रेप है उसको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी जो रेप की डेफिनेशन, उसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, रेप तो रेप होता है, ठीक है। पर मैरिटल रेप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शादी के बाद जो रेप होता है, हस्बैंड वाइफ जो उसके बीच में जो रेप होता है, तो दैट इज कॉल्ड मैरिटल रेप, ठीक है, शादी के बाद जो होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसको कहा कि उसको आप क्रिमिनलाइज कर दीजिए, कि मैरिटल रेप इज वन काइंड ऑफ द वर्टिकुलर ऑफेंस ओवर हियर, ठीक है, कि विदाउट कंसर्न अगर आप ऐसा जोर जबरदस्ती करेंगे तो दैट इज नॉट द प्रॉपर थिंग। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। पर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू फोकस ऑन दी मैरिटल रेप, ओके। उसके बारे में जानते हैं कि मैरिटल रेप और भारतीय कानून क्या कहता है। पति का पत्नी से जबरन सेक्स करना मैरिटल रेप के अंदर आता है। पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने से ही इससे मैरिटल रेप कहते हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसके अंदर धाराएं होती है, सो धारा यानी सेक्शन 375 के जरिए रेप को अपराध माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेप को, ठीक है। पर यहाँ पर मैरिटल रेप की बात नहीं की गई। आईपीसी 375 सेक्शन 375, ठीक है, अपवाद सेकंड क्लोज 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है, नॉट द ऑफेंस, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, नॉट द ऑफेंस। भारत में पति का पत्नी की सहमति के बिना उससे सेक्स करना अपराध नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर आईपीसी सेक्शन 375 अपवाद सेकंड के अंदर ये ऐसा कहा गया। अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शन, ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक तो पति बिना सहमति के बना सकता है संबंध। तो यहाँ पर ये कानून ये कहता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी हद तक एलिगेशंस आए हैं कि आप इस चीज़ को क्रिमिनलाइज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि व्हाट जस्टिस वर्मा कमेटी सेड इन 2013, तो उसके ऊपर एक जस्टिस कमेटी बिठाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 के अंदर। इट रिकमेंडेड दैट द एक्सेप्शन ऑफ फॉर मैरिटल रेप बी रिमूव, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ कही कि जो सेक्शन 375 के अंदर जो एक्सेप्शन सेकंड है, अपवाद 2 है, उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। एंड रिलेशनशिप इररिलेवेंट इन इंक्वायरी इनटू कंसेंट टू सेक्सुअल एक्टिविटी, ये चीज़ भी कही गई। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीपेट्रेटर एंड द विक्टिम नॉट अ वैलिड डिफेंस इन रेप केसेस। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर वो विक्टिम और प्रीपेट्रेटर दोनों रिलेशनशिप के अंदर है एंड यहाँ पर कोई डिफेंस नहीं है, नॉट अ वैलिड डिफेंस इन दिस पर्टिकुलर रेप केस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये उसके बाद मैरिज नो ग्राउंड्स फॉर लोअर सेंटेंसेस इज रेप केस, तो ये ठीक है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोअर सेंटेंसेस के हिसाब से मैरिज के अंदर यहाँ पर रेप केसेस के सामने केसेस जो है सामने आते हैं, ठीक है। सो मैरिटल रेप पर 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की सरकार को सलाह दी गई कि रेप के कानून से मैरिटल रेप को अपवाद से हटाकर गैरकानूनी किया जाए। रेप के आरोपी की सजा पति होने की वजह से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी सजा हो वही सजा हो। रेप के
केस में आरोपी और पीड़िता के बीच संबंधों को बचाव का आधार नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बीच का संबंधों का आधार बचाव जो है वो नहीं हो सकता, रेप दैट इज रेप। ठीक है, तो ये चीज समझनी है रिगार्डिंग दी सेक्शन 375 दैट इज अ सेक्शन ऑफ दी रेप। एंड यहाँ पर एक्सेप्शन जो सेकंड है उसके अंदर यहाँ पर जो रेप है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है मैरिटल रेप। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है। 77 कंट्रीज के अंदर मैरिटल रेप को अपराध मानने को लेकर स्पष्ट कानून दिए गए हैं। यहाँ पर 34 ऐसे कंट्री है जहाँ मैरिटल रेप अपराध नहीं माना जाता। इंडिया उसके अंदर एक कंट्री और है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 77 कंट्री जो है वो अलाउ करते हैं कि इसको ऑफेंस बनाइए, और यहाँ पर 34 जो कंट्रीज है उसको अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अपराध नहीं मानते हैं। आगे बात करते हैं कि 1932 के अंदर मैरिटल रेप को अपराध बनाने की कहानी कहाँ से शुरू हुई। 89 ईयर्स ये पुरानी कहानी है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। तो 1932 के अंदर में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाला पोलैंड दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, तो यहाँ पर 1932 के अंदर सबसे पहला देश जो आया जो मैरिटल रेप को अपराध माना, घोषित किया, उसका नाम है पोलैंड। बाद में 1970 के अंदर अगर मैं बात करूँ, सो 1993 के बीच में अमेरिका के सभी 50 राज्यों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया। ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर भी 1970 के अंदर भी एलिगेशंस लिए गए। 1986 के अंदर मैं यूरोपियन संसद ने मटेरियल रेप को अपराध की श्रेणी में डाला हूँ। ठीक है, तो 1986 में अपराध की श्रेणी में वो आ जाता है। और मैं नेपाल ने भी मटेरियल रेप को यहाँ पर अपवाद की श्रेणी से हटाकर अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अपवाद यानी कि एक्सेप्शन एंड अपराध यानी कि क्राइम। ठीक है, तो उसको एक्सेप्शन से क्राइम में डाल दिया गया है। कंट्रीज अलाउ मैरिटल रेप, कौन कौन से कंट्री जो है अलाउ करते हैं, तो है गाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, उसके बाद लिसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया एक्सप्रेसली अलाउ मैरिटल रेप ऑफ अ वुमन ऑफ अ गर्ल बाय हर हस्बैंड ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या क्या स्टैंड है। सो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर भारत के अंदर जो है मैरिज को एक पवित्रता वाला संबंध माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसके डिसबैलेंस उसको कहा जा सकता है कि डिस्टेबलाइजिंग जो अफेक्ट होगी उसके ऊपर आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि बहुत सारे मल्टीपल ओकेजन्स के तौर पर यहाँ पर क्रिमिनलाइज जो है मैरिटल रेप जो है क्रिमिनलाइज जो है वो एक थ्रेटन के रूप में इंस्टीट्यूशन मैरिज इंस्टीट्यूशन के सामने आते हैं। तो दैट इज अ वन काइंड ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये उन दोनों की प्राइवेसी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैंड लिया है। मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस। ठीक है, लीगल प्रोविजन का किस तरीके से यूज किया जाता है। सेक्शन 498A that is called the harassment caused to a married woman by her husband or in-laws। ठीक है, अगर उसके इन-लॉज ने या उसके हस्बैंड ने जोर ज़बरदस्ती कर पर उस जो मैरिड महिला है, शादीशुदा महिला है, उसके ऊपर कोई हरेसमेंट किया तो उसके ऊपर सेक्शन 498A बन सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। सो देयर इज़ अ ग्रोइंग मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कई महिला सही नहीं होती। जैसे हम लोगों ने भी कहा था, हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था कि आप लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हर वुमन गलत हो सकती है, नहीं हो सकती। हर वुमन गलत नहीं हो सकती, हर इंसान गलत नहीं हो सकता। कुछ इंसान गलत हो सकते हैं, कुछ आदमी गलत हो सकते हैं, कुछ वुमन गलत हो सकती है, पूरा तबका गलत नहीं हो सकता, पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है। पर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लड़कियाँ जो है, वुमन जो है, मैरिड वुमन कभी कभार अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से इस लीगल प्रोविजन का यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग द IPC एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फॉर डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 के अंदर आ जाता है। ये चीज याद रखिएगा। सो क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप कुड बिकम एन इजी टूल फॉर हरेसिंग हस्बैंड। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा हो चुका है कि हम लोगों ने महिलाओं को हम लोगों ने मतलब IPC ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, यहाँ पर इंडियन पिनल कोड ने महिलाओं को छूट-छाट दी है। पर कई महिलाएं जो है इन चीज़ों का क्या करती है, मिसयूज करती है, इस तरीके के लीगल प्रोविजन का मिसयूज करती है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आई एम सजेस्टिंग टू यू पीपल्स। ओके, तो ये चीज़ आराम से समझ लीजिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस आर्टिकल के बारे में।
यस, एक आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई AN-32 ऑन ब्लेंडेड बायोडीजल फॉर 200 आवर्स। तो यहाँ पर ब्लेंडेड बायोडीजल का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर इथेनॉल डाला जाएगा, ठीक है, डीजल के साथ, तो यहाँ पर उससे हमें हम लोग उसको कहते हैं कि ब्लेंडेड बायोडीजल, ठीक है। तो 200 घंटे के लिए ये फ्लाइट वहाँ पर टेस्ट करेंगी, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ एफोर्ट टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट ओवर हियर, द इंडियन एयरफोर्स IAF इज looking to fly an AN-32 transport aircraft modified to operate about 10% blended biodiesel for 200 flight hours in the next 6 months over here, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है। यहाँ पर 2018 के अंदर इसका पहला टेस्ट किया गया था, द फर्स्ट टाइम इन 2018 took this particular flight AN-32, ये चीज़ समझनी है रिगार्डिंग द ब्लेंडेड बायोडीजल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ATF, सो एविएशन ट्रिब्यूनल एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज दैट इज कॉल्ड द ATF। तो यहाँ पर ATF के अंदर बहुत सारा ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है इसी चीज़ की वजह से होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। सो द एयरक्राफ्ट टुक फ्लाइट ऑन बायोडीजल ब्लेंडेड विद द एविएशन टर्बाइन फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2018। उसके बाद इतने टाइम के बाद यहाँ पर AN-32 जो है has fallen 65 hours within a 10% over year. So that is a blended of biofuel and the performance has been very satisfactory over here, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल आया है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बिगेस्ट इमिनेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज जो है उससे इमिट होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करती है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को एंकरेज करती है, ठीक है। द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स 2021 to 22, ठीक है, अराउंड 6.2 लाख था, यहाँ पर 6.2 लाख किलो लीटर्स था, विच कंट्रीब्यूट टू 15 लाख टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 15 लाख टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो इमिट करता था जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। सो ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। एकलव्य स्कूल्स फॉर ट्राइब्यूनल स्टूडेंट्स गेट शॉर्ट शिफ्ट इन टीचर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर 4000 टीचर ही है, जबकि यहाँ पर अगर एकलव्य के बारे में बात करूँ तो 52 टीचर पर स्कूल होने चाहिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट 4000 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर उसका मैं कैलकुलेशन करूँ कि एकलव्य जितनी स्कूल हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 11000 के आसपास टीचर्स होने चाहिए, पर कितने हैं, 4000, यानी कि टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो डिस्पाइट सैंक्शनिंग रिकॉर्ड numbers of Eklavya model residence schools for tribal students since 2014 and setting up of the National Education Society of tribal students over here, जो कि मैनेज किया जाता है 2018 के अंदर। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, इस स्कीम के तहत जो प्रॉपर प्लानिंग किया गया था वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 52 स्टाफ होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 30 स्टाफ है, पर 30 का ही स्टाफ है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर दिस वुड मीन दैट 378 स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 11,000, ठीक है, 11,340 टीचर जो है वो होने चाहिए, पर यहाँ पर 4000 ही टीचर जो है काम करते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिसी का कोई मतलब रहता है नहीं कि आप अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक अलग से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो स्कूल प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही, तो इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या, ठीक है। अभी समझते हैं डिटेल के अंदर EMRS एक्चुअली है तो है क्या। सो EMRS इज अ स्कीम ऑफ फॉर मेकिंग द मॉडल रेसिडेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन ट्राइबल्स, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है अक्रॉस द इंडिया। इसको स्टार्ट किया गया था 1997 टू 98 के दौरान, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है शिंदे, जो कि नासिक के अंदर है, हैज़ बीन प्लान्ड बाय द मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स टू गिव द इम्पीटियस टू क्वालिटी एजुकेशन इन नियर बाय द ट्राइबल एरियाज। यानी कि उसका यही एक उद्देश्य है कि वो ट्राइबल एरियाज के अंदर एजुकेशन को यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पर EMRS जो है, EMR जो है वो किसको फॉलो करेगा, CBSE की जो सर्कुलर है उसकी गाइडलाइन जो उसको फॉलो करेगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल्स जो है EMRS, ठीक है, EMRNS आर बीइंग डेवलप्ड टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन रिगार्डिंग द ट्राइबल स्टूडेंट्स within emphasize are not only academic education but
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि भाई आपका डेवलपमेंट जो है दोस्तों एजुकेशन पर्पज से तो ठीक है, पर दूसरा भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीज़ के यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, सो देर आर दी 384 फंक्शनल स्कूल्स स्पेंड अक्रॉस द कंट्री एस्टेब्लिश्ड एट पार विथ नवोदया विद्यालय। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें कि EMRS आया है क्या। अगर मैं 2010 के गाइडलाइन की बात करूं तो एटलीस्ट 1 EMRS is to set up in each integrated tribal development agency ITDA इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है ITDP, जो कि 50% ST पॉपुलेशन इन द एरिया, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है 50% ही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो है डिक्लेयर की गई है। ठीक है, एज पर द बजट 2018 एंड 19 every block with more than 50% ST population and 20,000 ट्राइबल पर्सन्स थे वहाँ पर, और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है 2022 में उन्होंने इसके रिगार्डिंग कामकाज किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर फिजिकल, मेंटल, सोशल रिलेवेंट डेवलपमेंट करना स्टूडेंट का, उसका ये मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर एम्पावर करना स्टूडेंट को, यहाँ पर टू बी चेंज एजेंट्स बिगिनिंग इन द स्कूल एंड देयर होम्स, इन देयर विलेज, इन देयर फैमिली इज अ लार्ज कॉन्टेस्ट ओवर ईयर। ठीक है, तो 6 टू एम्पावर स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट को हर फील्ड के अंदर एम्पावर करना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फोकस डिफरेंटली ऑन एजुकेशनल सपोर्ट टू बी मेड अवेलेबल टू दो स्टैंडर्ड्स, दिस पर्टिकुलर वन, दो स्टैंडर्ड्स ओवर ईयर दैट देयर डिस्टिंक्टिव नीड्स कैन बी मीट ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि दोनों की जो डिमांड है वो मैच हो रही है, यही उसका एक उद्देश्य है। ठीक है, support the annual running expenses in a manner that offers reasonable remuneration and staff also handle the staff and also handle the particular facilities over here। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात किया गया, जिसके अंदर एजुकेशन, फिजिकल, एनवायरमेंटल और साथ ही साथ कल्चरल जो नीड है उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा और स्टूडेंट की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द IMRS। एक दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड द इंडियाज ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, द सीन एंड द अनसीन। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर क्राइसिस के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कि एक्चुअली वाटर स्ट्रेस और वाटर रिस्क है तो है क्या। ठीक है, जब भी डिमांड बढ़ जाती है वाटर की तो इसको हम लोग वाटर स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। फॉर वाटर एक्सीड्स द अवेलेबल अमाउंट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड और व्हेन पुअर क्वालिटी रेस्ट्रिक्ट्स इट इज यूज। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पुअर क्वालिटी को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या तो वाटर स्ट्रेस जो है डिमांड जो है पानी की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है तो उसको हम लोग वाटर स्ट्रेस कहते हैं। और यहाँ पर जो हमें खराब क्वालिटी का अगर पानी मिलता है सो दैट इज कॉल्ड द पुअर क्वालिटी रेस्ट्रिक्ट इन दिस पर्टिकुलर यूज। ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट क्या है वाटर स्ट्रेस के, तो कि अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, क्वालिटी कैसी होगी, असेसेबल होगा कि नहीं होगा पानी, सो दैट इज कॉल्ड द असेसिबिलिटी ओवर हियर। ठीक है, अगर मैं वाटर रिस्क के बारे में बात करूँ तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज अ रिस्क जो है वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, सो वाटर रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एंटिटी एक्सपीरियंसिंग अ वाटर रिलेटेड चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पर उसको समझ में आया, देखने को मिला कि दैट इज अ वाटर रिलेटेड टू चैलेंज, जिसके अंदर वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्ट्रेस, फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डीके, ड्राफ्ट ड्यू टू डिटोरेटिंग वाटर हेल्थ एंड इनएफिशिएंट वाटर गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट भारत के अंदर। तो India extracts most groundwater in the world, more than second and third largest extractors, China and the USA together. However, over here only 8% of the extracted groundwater in India, यानी कि भारत जो है खींचता ही जा रहा है पानी। ठीक है, ये चीज़ उसके बारे में बताया गया। और ये पानी जो है 8% जो है, ठीक है, वो ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जो ड्रिंकिंग की मात्रा तो बहुत कम ही है। ठीक है, ओनली 8% ऑफ द एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। 80% गोज टू इरीगेशन। तो कहने का मतलब यही है कि भाई यहाँ पर जो 80% जो है, 80% जो हम लोग कहाँ से निकालते हैं पानी, ग्राउंड वाटर से निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में से हम लोग 80% जो निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए। पर बाकी का थोड़ा बहुत जो है, जैसे कि यहाँ पर 2% के करीब या 3% के करीब आसपास जो आंकड़ा है, ठीक है, उसको हम लोग पानी में यूज़ करते हैं। और 8% का जो आंकड़ा है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखिए कि दैट इज 8% ऑफ द एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर। ठीक है,
ये चीज़ समझनी है। और बाद में इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए 12% का यहाँ पर मार्जिन रखा गया है, ठीक है। सो द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बाय द नीति आयोग। नीति आयोग यहाँ पर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग एंड विच पर्सन इज द हेड ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ आराम से बताइए। सो नीति आयोग हैज साउंडेड अ नोट ऑन क्वेश्चन अबाउट द वाटर क्राइसिस इन इंडिया। मोर देन 600 मिलियन पीपल फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस। और जैसे कि आप लोग राजस्थान में जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। यहाँ पर हमें उसके पास जहाँ पर पानी का रिसोर्स होता है वहाँ पर चलकर जाना पड़ता है, जलकर आना पड़ता है, इतने घड़े सर के ऊपर लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है, वाटर क्राइसिस इन इंडिया के बारे में बात की गई है। एंड इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड द कंट्रीज वाटर डिमांड टू बी ट्वाइस द अवेलेबल सप्लाई टू 2030, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया गया है। अभी बात करते हैं कि भाई जो यहाँ पर रिवर्स है, ठीक है, उसके बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है उसके बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बात कर लेते हैं कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है। जैसे कि कृष्णा रिवर के बीच में डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, पेरियर रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, तो नर्मदा रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। सो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड केरला एंड मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो ये पर्टिकुलर रिवर के हिसाब से यहाँ पर आपको सेंटर्स डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया फेसेस रिवर वाटर डिस्प्यूट्स नॉट ओनली अमंग इट्स स्टेट्स ऑल्सो विथ इट्स नेबर कंट्री। तो भारत अकेला नहीं है कि वो फेस कर रहा है सारी चीज़ें, नेबर कंट्री भी है। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया और चाइना के बीच में है और तीसरा रिवर जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत विवाद कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर मैं चैलेंजेस के बारे में बात करूं, सो व्हाट आर द चैलेंजेस रिगार्डिंग द वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर वाटर मैनेजमेंट हो रहा है, उसका चैलेंज क्या है, ठीक है। तो कि रूरल एंड अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ पर गांव के लोग गांव की ज़मीन और अर्बन के लोग अर्बन की ज़मीन के हिसाब से दोनों में टकराव होते हैं। ये एक वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, रिवर वाटर डिस्प्यूट चलता है, तो यहाँ पर हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती। यहाँ पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है काफ़ी हद तक इनइफेक्टिव है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करता मैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फूड सिक्योरिटी रिस्क के बारे में अगर बात करूँ तो क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक के बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि अगर क्रॉपिंग नहीं होंगे, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होंगे तो क्रॉप कहाँ से आएंगे। तो फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होने ही वाले हैं, रिस्क इंक्रीज होने ही वाला है, ठीक है। सो राइजिंग वाटर पॉल्यूशन, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ला सकते हैं, हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड थी। हम लोग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग कलर जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन जोन जो है उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे एंड लेवरेज मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स का भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें कही गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन guys. I hope you all are enjoy the session, and if you are preparing for the combined defense services, Air Force common admission test, NDA National Defense Academy, INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO and RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator over here. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and online platform is available over here. I hope guys once again you all are enjoy this session. If you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel, that is called the Yes Sampat. Okay, you can type the Yes B Sampat in the YouTube, you can identify this particular channel. So please subscribe this particular channel for the future and for the notifications. Okay, so that's it for this session. I hope you all are enjoy this session. Jai Hind and bye bye.